नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के तारतम्य को आगे बढ़ाते हैं और कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को पढ़ने शुरू करते हैं। दोस्तों, आज विज्ञान का चैप्टर है और विज्ञान के चैप्टर में अध्याय 8 शरीर में गति, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठिए और अपने शरीर में होने वाली गतिविधियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकों तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हो तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तो शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरण में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों और अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 भरते हुए यह देखते हैं कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। देखिए, ये सारणी जो है 8.1 है। इसमें लिखा हुआ है जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। जंतु गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग जंतु कैसे गमन करता है। गाय पैर के द्वारा होता है और वो चलती है। मनुष्य पैर के द्वारा चलते हैं। सांप संपूर्ण शरीर रेंग कर, पक्षी उनका संपूर्ण शरीर उड़कर, कीट जो है वो क्या करते हैं, कुछ चलते हैं कुछ रेंगते हैं। मछलियाँ तैरती हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके इतने अधिक विविधता है। क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है। भुजो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। आइए आगे जानते हैं 8.1 में मानव शरीर और इसकी गतियां। जंतु की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं। आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने में योग्य है, हम उनसे शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं। क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप से घुमाते हैं। क्या आपका कंधा भी गति करता है। पीठ के बल लेट जाइए और अपने पैरों को कूल्हों के ऊपर चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छुइए। अपने अपने हाथ को कौन सा भाग मोड़ा। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा। हाथों को सीधा तान कर नीचे की ओर झुकाने का प्रयास कीजिए। क्या ऐसा कर पाते हैं। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए और एवं प्रेक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। सारणी 8.2 ये देखिए, क्या कारण है कि हम इसको घुमा सकते हैं जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों होते हैं। आइए जानते हैं क्रियाकलाप से। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए और जिसे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ सकते हैं। क्या अब आप अपनी भुजा को मोड़ पाते हैं। देखिए, जो स्केल इसने लगाया हुआ है दोनों साइड से बांधा हुआ है, क्या ये मुड़ेगा। अब देखिए, ठोस वस्तु है, कैसे मुड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। तो अब हम जानते हैं हमारे शरीर की गतियों के बारे में। शारीरिक भाग, शरीर का भाग पूर्णतः घूमता है, अंशतः घूमता है, झुकता है, उठता है, गति में बिल्कुल नहीं करता। तो इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है हमारे शरीर की गतियों की, देखिए इन्हें आप देखिए और इसको देखकर कोशिश करिए कि ये किस तरीके से आप इसे भरेंगे और साथ ही ये जानकारी दीजिए कि ये किस प्रकार संभव है। तो देखो,
गर्दन, कलाई, उंगलियां, घुटने, एड़ी, पीठ, सिर, कोहनी इत्यादि जो ये इसमें दिए हुए हैं उनमें हमको लिखना है हाँ और ना के क्रम में। तो इसको आप बताएं और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको ये समझ में आया अथवा नहीं, और अगर समझ में आया तो आप बताएं कि किस तरीके से हमारे शरीर के ये भाग मूवमेंट करते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उस स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां वो दो हिस्सों को एक दूसरे से जोड़े हो। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं जिन्हें बता सकते हैं इन स्थानों को संधि कहते हैं? तो संधि कौन से स्थान होते हैं जहां पे दो मतलब ज्वाइंट होते हैं, उन पोर्शन को अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मतलब दो अलग मतलब हमारे शरीर के दो विभिन्न भाग एक साथ जहां पर आकर मिलते हैं, जुड़े होते हैं, दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? संभव नहीं होता दोस्तों। अगर हमारे शरीर में संधियां नहीं होती तो हमारे शरीर को मूवमेंट कहां से मिलता? हम मुड़ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते और बाकी चीजें भी नहीं कर पाते। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? कौन सी वस्तु बांधती है इसको हम आगे जानते हैं। अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगलियों और पादा उंगलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगलियां किसी कठोर वस्तु को दबा रही हैं? ये कठोर संरचना अस्थियां हैं, यानी कि हड्डियां। अपने शरीर के अन्य भागों को इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक के एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जोड़ी रहती हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उस स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों और एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनके बारे में कुछ और भी जानकारी लेते हैं। कंदुक खलिका संधि। देखिए, क्रियाकलाप 2 में हम इसे समझते हैं। कागज की एक पट्टी को एक बेलन यानी कि सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी के निरीक्षण में उसको मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, चित्र में दर्शाया गया। आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है और गेंद आपका सिर। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिसमें आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि को गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। जॉयस्टिक फॉर्म है ना, जॉयस्टिक टाइप की जो होती है ना, जिसमें चारों तरफ वो मूवमेंट कर सकती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभव के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। दूसरा आते हैं दुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि दुराग्र संधि कहलाती है। इसके द्वारा सिर को पीछे, आगे या दाएं या बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं और दुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खोलने देती हैं। इसे हिंज संधि का उदाहरण अपन क्रियाकलाप में 3 में देखते हैं। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाइए और जैसा कि चित्र 8.4 में दिखाया गया। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर इस प्रकार मोड़िए कि आधा बेलन बन जाए।
इसे जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए, यह किस प्रकार गति करता है। यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है। हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी। चित्र 8.4 में जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज का उदाहरण है, वह हिंज से भिन्न है। तो देखिए हिंज जैसी संधि के द्वारा गति की दिशा, मतलब देखिए इसमें क्या है कि एक जो गोल बेलन बनाया, मतलब सिलेंडर बनाया, उसके बीचों बीच एक क्या कर दिया उसने, होल किया हुआ है, जिससे क्या हुआ, मूवमेंट क्या होगा, अब इस तरीके से मूवमेंट होगा। ठीक है, ये तो पोर्शन से रिजिड है, बट ये पोर्शन क्या होगा, इस तरीके से मूवमेंट करेगा। तो ये पोर्शन क्या करेगा, कब्जे का काम करेगा। ठीक है, देखिए सेम चीज यहां पर, मतलब एक पोर्शन क्या हो रहा है, रिजिड हो रहा है। अगर मैं इसे रिजिड करता हूं तो ये क्या करेगा, इस तरीके से मूवमेंट करेगा, और अगर इसको मूवमेंट कर रोकते हैं तो ये क्या करेगा, इस तरीके से मूवमेंट करेगा। तो ये जो है ये कब्जे नुमा घुटने की हिंज संधि है। लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देती है। कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे की दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? तो सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अचल संधि, हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधियां कहते हैं। जब आप अपना मुख खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं, और जब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए, अब आप अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए, क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारे अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर में विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृतियां कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हो तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक उसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जानते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियां और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें ये शरीर की सभी कठोर हड्डियों की आकृतियों का पता चलता है। देखिए ये मानव कंकाल है, और मानव कंकाल में शरीर की समस्त हड्डियों के बारे में पता चलता है हमें ये एक्सरे के द्वारा। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? और कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों में हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमारे शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र और एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक उसी प्रकार अनुभव करें, और एक्सरे के चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपने अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें उनके प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पीछे भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? देखिए हमारे हाथ की अस्थियां हैं। क्रियाकलाप 4, गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष तथा पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियां वक्ष की अस्थियों में आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। 8.9 में ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं। देखिए ये जो पसलियां हैं विशेष रूप से क्या होती हैं? सेल्फ ही मुड़ी होती हैं। इसके अंदर क्या होता है? ये डायफ्राम कहलाता है। डायफ्राम के अंदर हमारे शरीर के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को रखा जाता है, जैसे कि हृदय और फेफड़े।
वे वक्ष की अस्थियां एवं मेरुदंड से जोड़कर एक बक्से की संरचना करती है और इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इससे सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ के नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी हस्तियों से बना है। देखिए मेरुदंड क्या होता है, अनेक छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता? आप अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधों की अस्थियां कहते हैं। देखिए जो कंधे पे होती हैं उनके कंधे की अस्थियां हैं। ये कॉर्नर वाला जो हिस्सा है ये कंधे की अस्थियां हैं। ठीक है, चित्र 8.12 में ध्यानपूर्वक देखिए। संरचना श्रोणी अस्थियां हैं। ये कौन सी अस्थियां कहलाती हैं? श्रोणी अस्थियां। ये बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाली विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। और ये कूले वाला वह भाग है जिससे सहारे आप बैठते हैं। ठीक है, श्रोणी ये इस पोर्शन पर क्या होता है, इसके सहारे हम बैठते हैं जिससे, और इसके जो पोर्शन है इसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या होते हैं, सेफ होते हैं। जैसे हमारा अमाशय, अमाशय और जो हमारा ब्लैडर है वो सब यहाँ से सेफ रहता है। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे के जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियां तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें उपास्थि कहते हैं। उपास्थि मतलब जो कान की हड्डियां होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उपास्थि। कान के ऊपरी भाग में जो हड्डी होती है वो उपास्थि होती है। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली? परंतु यह अस्थि जैसे कठोर भी नहीं है, यह उपास्थि है। शरीर के संधि में भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आरेख बनाइएगा। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों और उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली जो विभिन्न प्रकार की गति को करने में हमारी सहायता करती हैं। ये देखिए मसल्स की जो हड्डियां हैं, ये देखिए ये जो होती हैं, ये देखिए बोन्स हैं। ये दो पार्ट में यहाँ पर कौन सी संधि लगती है जहाँ पर अपने को ये मूवमेंट मिलता है? सबसे पहले अपन ने जो पढ़ी थी है ना, उसको अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये जो है वो वन साइडेड एरिया में रिमूव करती है। अस्थि का गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। इसे संधि बोलते हैं, है ना। संधि जब दो मिलते हैं वहाँ क्या होती है? संधि होती है। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे को इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा के कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपका कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः समान स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों की संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है अवस्था में जो आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच कर सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों की संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। क्या गति के लिए हमेशा हस्तियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए अथवा घोंघे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं।
जंतुओं की चाल। केचुआ। बगीचे में चलते हुए एक कच्चे केचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही खोल फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का प्रेक्षण करिए। इसके पश्चात केचुओं को एक कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केचुआ आसानी से चल सकता है? केचुए के शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो उसके शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करता है। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि से जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इससे बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है और पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुए इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी में आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं और जो उसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन के किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शूक, बाल जैसी आकृति होती है। ये शूक पेशियां से जुड़े होते हैं। ये शूक मिट्टी में उनकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केचुए वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। आइए जानते हैं घोंगे के बारे में। क्रियाकलाप 6। किसी बगीचे में एक घोंगा पकड़िए। क्या आपने उसकी पीठ पर गोल संरचना देखी? इसे कवच कहते हैं। यह घोंगा का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थि का बना नहीं होता। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ खिंचता जाता है। घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसको चलने के ढंग का प्रेक्षण कीजिए। कवच का छेद खुलने पर आपने उसके एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पाद यानी कि पैर है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पाद यानी कि पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी? बताइएगा आप मुझे कमेंट करके। तिलचिट्टा। क्रियाकलाप 7। किसी काकरोच यानी कि तिलचिट्टा का प्रेक्षण कीजिए, जो कि 8.19 में दिखाया है। तिलचिट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़े पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इनका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है और यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकर और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। ये देखिए कॉकरोच। तिलचिट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचिट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, जिसके कारण वो अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता प्रदान करती हैं। ये देखिए एक पक्षी का कंकाल। इस कंकाल में इसमें ये जो नीचे वाले हिस्से को पैर बोलते हैं, जो कि इसको चलने बैठने उठने में मदद करते हैं, और जो सामने वाले हैंड हैं वो जो उनको पंखों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनको सर भी सपोर्ट करता है और ये उड़ सकते हैं। क्रियाकलाप 9। मछली के बारे में जानते हैं। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी में इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे और इसे धीरे धीरे धक्का दीजिए। ये देखिए कुछ इस प्रकार, और इसे धीरे धीरे अगर आप धक्का देंगे तो ये क्या होगा,
नाव को खेना कहलाएगा। क्या यह जल के आगे की ओर तेजी से जाती है? अब नाव के दोनों सिरों को पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़े ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है? मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया से शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। ये देखिए कुछ इस प्रकार शरीर का जो भाग है वो रोटेशन देखिए और फिर इस तरीके से ये मूवमेंट करता है। तो कंटिन्यूसली ये मूवमेंट होने के कारण ये क्या करती है, आगे की ओर बढ़ती है। मछली की गति कहते हैं। मछली चित्र 8.23 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ पर पक इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने और दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के कुछ विशिष्ट अरित्र यानी फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने की सहायता करते हैं? सर्प कैसे चलते हैं? क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। ये परस्पर जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय से वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों और पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली एवं बूझों के पिटारे से विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इस प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं और विषमताएं हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर और गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु संपाद होते हैं क्यों? हमारे पैरों को मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग है क्यों? इतने अधिकांश प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलाप द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया और हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। इसी प्रकार का यह तारतम्य हमारे साथ आगे चलता रहेगा। आइए इसके सारांश को एक नज़र में देखते हैं। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसके एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक और अंतरिक्ष अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि, कंधे और श्रोणि मेखला तथा हाथ और पांव की अस्थियों से बना होता है। पेशियों के जोड़े में एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं और इस संधि की प्रकृति और गति की दिशा पर निर्भर करती हैं। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं और ये पंखों को फड़फड़ा कर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां और उसके जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। तिलचिट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो तिलचिट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं।
केचुए में गति शरीर की पेशियां के में बारी बारी से विसरण एवं संकुचन से होती हैं और शरीर की आधा सतह पर सूक केचुए को भूमि को पर पकड़ बनाने में सहायता होते हैं। घोंगा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। तो ये जो चैप्टर था हमने पढ़ा, इसमें बहुत ही अच्छी बात लिखी थी जिन्हें हमने देखा। आइए कुछ सोचने के लिए बताते हैं। हमारे उन गतियों की चर्चा की उनको जिनका करने में हमारा शरीर सक्षम है। इन सभी गतियों के लिए हमारे शरीर को स्वस्थ अस्थियों, पेशियों, संधियों और उपास्थितियों की आवश्यकता होती है। हम में से कुछ लोग ऐसे विकार से पीड़ित होते हैं जिनके कारण इन गतियों का करना इतना सरल नहीं होता है। अपनी कक्षा में ऐसे क्रियाकलाप का आयोजन कीजिए और ऐसे उपाय खोजने का प्रयास कीजिए जिनके द्वारा किसी एक प्रकार की गति बाधित होने पर भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या सुचारू रूप से चला सके। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 का स्मरण कीजिए जिसमें आपने अपने हाथ पर एक पैमाना बांधकर अपनी कोहनी की गति को बाधित कर दिया था। शरीर की सामान्य गतियों की क्रमिक रूप से बाधित करने से कुछ और तरीके सोचिए, ऐसे उपाय खोजिए जिनके द्वारा प्रतिदिन के क्रियाकलाप संपादित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने बहुत सारी चीजें जानी। हमने अस्थि, मेरुदंड और इन सारी चीजों को जाना जो थे पूरे शरीर की गति को करने वाले। तो ये शरीर की गति का चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है और भी आगे हमारे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे वीडियो हम जब तक लेकर आते हैं तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।